राकेश सिन्हा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इतिहास के जानकार भी हैं, आरएसएस का भी इतिहास जानते हैं, बीजेपी के नेता तो हैं ही, पार्लियामेंट में बतौर सांसद वो रह चुके हैं। बहुत स्वागत राकेश जी आपका। मैं आज आपसे केवल ये इतिहास जानना चाहती हूं, कांग्रेस पार्टी के कौन से अधिवेशन में राष्ट्रगान पूरा गाया, और अगर पूरा गाया जा रहा था तो फिर वो आधा अधूरा क्यों हो गया? देखिए, मैं उस पर आने से पहले एक बात कहूंगा, लड़ाई वंदे मातरम की नहीं है, लड़ाई भारत की मौलिकता को प्राप्त करने की है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी उसी मौलिकता को प्राप्त करने के लिए वंदे मातरम के संपूर्ण गायन को एक कानून का रूप दिया है। कांग्रेस के अधिवेशन में 1896 में रविन्द्रनाथ टैगोर ने गाया था, तब उसके अध्यक्षता एक मुस्लिम कर रहे थे, सयानी कर रहे थे, रहमतुल्लाह सयानी कर रहे थे। और 1905 में सरला देवी चौधरी ने 1905 में वाराणसी में वंदे मातरम पूरा गाया था। तो मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस को कि बंकिम चंद्र चटर्जी ने क्या इस देश को तोड़ने के लिए बंकिम लिखा था? और वंदे मातरम के नाम पर, वंदे मातरम के उच्चारण को लेकर जब बाजीराव, जो 12 साल का एक मल्लाह का बेटा था, ब्रिटिश साम्राज्यवाद की सेना से रात को 12 बजे नदी के किनारे टकराता है और बलिदान देता है। इतना ही नहीं, असम में 12 साल की बच्ची बलिदान देती है। तो यह सब जो बलिदान हुआ वंदे मातरम के नाम पर, वो क्या देश के विभाजन के लिए हुआ था? तो कांग्रेस पार्टी के साथ जो त्रासदी वो दिखाई पड़ा। पहले वंदे मातरम से मुस्लिम लीग को परहेज था और जिन्ना ने इस पर एक ऑब्जेक्शन उठाया था। तो मुस्लिम लीग के परहेज के कारण तत्काल देश में हिंदू मुस्लिम विवाद ना हो, इसके दो ही स्टेंजा को रखा गया। लेकिन आजादी के बाद कोई मुस्लिम लीग नहीं है और उसकी भूमिका में कांग्रेस पार्टी है। आपने देखा क्या कि हिंदुस्तान के मुसलमानों ने कोई रिजोल्यूशन पास किया हो वंदे मातरम के लिए? आरिफ मोहम्मद खान ने वंदे मातरम का उर्दू में अनुवाद किया है। कई मुस्लिम नेता हैं जो वंदे मातरम गाते हैं, मुस्लिम छात्र वंदे मातरम गाते हैं, और कई स्कूलों में वंदे मातरम गाया जाता है जहां मुस्लिम छात्र रहते हैं। कांग्रेस पार्टी मुसलमानों को उत्तेजित करके, भड़काकर प्री पार्टीशन डेज में ले जाना चाहती है। और एक बात जो मीनाक्षी जी, जो बहुत महत्वपूर्ण है, कि वंदे मातरम से परहेज होना, वंदे मातरम से नफरत होने में अंतर है। मान लीजिए मुझे किसी चीज से परहेज है तो मैं उसको स्वीकार कर लूंगा अनमने मन से, लेकिन सोनिया गांधी जी ने जो उस दिन किया, अगर खरगे साहब को बैठने के लिए कुर्सी लाने की बात होती, कुछ और बात होती, जिस तरह से सोनिया गांधी जी की भाव भंगिमा थी, मैं नहीं जानता हूं ऐसा भाव भंगिमा क्या थी, ऐसी क्या आपात स्थिति आ गई थी कि सोनिया जी बेचैन थी। मैंने इतनी नफरत, मैं कहता हूं कि मैं अब तक मानता था कि सोनिया गांधी जी का भारतीयकरण हो गया, लेकिन नागरिकता उनकी भारत की है, मस्तिष्क उनका यूरोप का है। यदि यूरोप का मस्तिष्क नहीं होता और सैद्धांतिक रूप से विरोध करती, जो कांग्रेस के बहुत लोग सैद्धांतिक रूप से विरोध कर रहे थे, तो इतनी बेचैनी नहीं, उत्तेजना होना और बेचैनी होने में अंतर है। वो सोनिया गांधी जी की बेचैनी थी, इतनी बेचैनी थी कि भूल गई कि वंदे मातरम को गाते समय एक डेकोरम होता है, वो डेकोरम को तोड़ गई। नहीं, बात और खरगे साहब को आगे चली गई आज खरगे जो बोल रहे हैं, जी मैं उसी पे आ रही हूँ राकेश जी, कि जो बेचैनी है, जो डेकोरम है, उससे बात आगे बढ़ चली है। आगे ऐसे बढ़ चली है क्योंकि कानून ये कहता है कि या तो राष्ट्रगीत पूरा बजेगा या नहीं बजेगा, राजकीय कार्यक्रम में बजना अनिवार्य होगा, प्राइवेट फंक्शन में आपकी अपनी इच्छा कि आप इसे बजाना चाहते हैं या नहीं, लेकिन अगर बजेगा तो पूरा बजेगा, पूरा गीत गायन करना ये अनिवार्य है। लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे ये कह रहे हैं कि क्या नेहरू गलत थे, उनके ऊपर केस डाल दीजिए। क्या गांधी गलत थे, जिन्होंने आधा वंदे मातरम गाया, उनके ऊपर आप केस डाल दीजिए। तो ये जो इतिहास में ले जाने की कोशिश फिर से हो रही है, जो आज मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं, वो देशभक्त नहीं थे या आज ये देशभक्त नहीं है? नहीं, देखिए खरगे साहब इतिहास को इतनी साधारण तरह से व्याख्या कर रहे हैं, वो अपने आप में इतिहास के साथ जुल्म करना है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि मैंने कहा कि
1935-37 में जो परिस्थितियां पैदा हुई थी और कांग्रेस के सामने, जो कांग्रेस उसमें एक पार्टी नहीं थी, एक राष्ट्रीय मंच था, उसके सामने चुनौती थी कि देश की अखंडता को बचाया जाए, किसी तरह से मुसलमानों को किसी बात को लेकर उग्र नहीं किया जाए। तो वो परिस्थिति जन्य फैसला था। तभी तो वंदे मातरम को ऑल इंडिया रेडियो पर बैन कर दिया गया। और ऑल इंडिया रेडियो बैन पर किसने? मास्टर कृष्ण राव जी के प्रयास से 1947 में जाकर बैन हटा। 1905 में वंदे मातरम पर फिल्म बनी। अब ये बताइए, वंदे मातरम पर अंग्रेजों ने एक सर्कुलर निकाला था कि जो भी वंदे मातरम की कहेगा, जो भी भारत माता की जय कहेगा, उसको उस पर आपराधिक मुकदमा होगा। आरएसएस के संस्थापक डॉक्टर हेडगेवार का सार्वजनिक जीवन ही शुरू होता है 1907 में, जब उन्होंने वंदे मातरम कहकर अंग्रेज इंस्पेक्टर का स्कूल में अवहेलना की तो उनको स्कूल से निकाल दिया गया। तो मैं कहना चाहता हूं, खड़गे साहब गांधी और नेहरू की छाया में न बचे। गांधी और नेहरू में बुनियादी अंतर है। गांधी भारत की मौलिकता के लिए थे, नेहरू भारत की मौलिकता को तोड़ना चाहते थे। वह नेहरूवादी संस्कृति, मैं नेहरू व्यक्ति की बात नहीं कर रहा हूं, वो नेहरूवादी संस्कृति है जो भारत को यूरोप के आईने में देखना चाहता है। हम भारत के आईने में देखना चाहते हैं। अरे विद्यादायिनी, ज्ञान और विद्या की बात करने पर परहेज होगा? दुर्गा क्या एक आइडल के रूप में है? दुर्गा एक ऐसी चीज को चित्रित करती हैं जो एक नारी शक्ति किस प्रकार से राक्षसी शक्ति का अंत करता है। कौन कहता है दुर्गा जी की आप पूजा कीजिए? आप सिंबल से भी परहेज हो गया, कल अशोक चक्र से भी परहेज होगा। मैं बता देना चाहता हूं कि इस हिंदुस्तान में कांग्रेस पार्टी एक मुस्लिम लीग की भूमिका में है और खड़गे साहब जो कह रहे हैं वो सोनिया गांधी के दबाव में अपने कांग्रेस की कुर्सी बचाने की बाध्यता में बात कर रहे हैं। और कोई भी पार्टी, कोई भी संगठन संविधान की अवहेलना नहीं कर सकता है। एक बार कानून बन गया, आपको कानून का पालन करना पड़ेगा। यह चुनौती देना कि मैं जेल जाने के लिए तैयार हूं, संभवतः यह भारत की संप्रभुता को चुनौती दी जा रही है। एक चुनौती और है जो अभी मल्लिकार्जुन खड़गे के इसी बयान में मुझे दिखाई दी। उन्होंने कहा कि अरे इन्हें मालूम नहीं, पैदा होने से पहले कांग्रेस वालों ने एक रेजोल्यूशन पास करके कौन सा राष्ट्रीय गीत अपनाना है ये तय कर लिया था। तुम जो बोलते हो वही राष्ट्रीय गीत, जो कहते हो वही होगा। कल को दूसरी सरकार आएगी तो वो जो कहे तो क्या वो होगा? कहने का मतलब आज अगर इसे राष्ट्रीय गीत के तौर पर ना सिर्फ अपनाया गया, इसे कानूनी संरक्षण संवैधानिक रूप से मिल गया, कल को अगर कोई दूसरी पार्टी आएगी तो हो सकता है ये संरक्षण उससे वापस ले सकती है। देखिए, जनता के जनादेश के साथ एक जन वैधानिकता होती है। जनादेश ही काफी नहीं होता है। जनता का सेंटिमेंट क्या होता है उसका मैं एक उदाहरण देता हूं। 2003 में बीबीसी ने एक सर्वे किया, उसमें दुनिया भर के 7000 राष्ट्रीय गानों को रखा गया था, तरह तरह के सॉन्ग्स को रखा गया था, जिसमें 155 देश के 7000 सॉन्ग्स थे। उसमें वंदे मातरम का द्वितीय स्थान था और वंदे मातरम का पूरा वंदे मातरम। तो मैं यह कहना चाहता हूं, खड़गे साहब को परहेज कहां है, सोनिया गांधी को परहेज कहां, साफ देश को बताएं। यह देश परतंत्र नहीं है। इस देश में द्वि राष्ट्रवाद की लड़ाई नहीं चल रही है। कोई पाकिस्तान और भारत की लड़ाई अभी नहीं चल रही है। यह देश एक है। और संविधान सभा के विमर्श को पढ़ लें। संविधान सभा के विमर्श में वंदे मातरम के किसी भी स्टांजा के प्रति कोई भी प्रतीकात्मक रूप से भी विरोध नहीं हुआ था। और संविधान सभा में तो बहुत कुछ हुआ। बिना संविधान सभा में बहस किए हुए माउंट बेटन को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। लोगों ने पूछा कि कहां बहस हुई और संविधान सभा की बैठक एडजॉर्न कर दी गई। बाद में कहा गया नेहरू जी की छवि को बचाने के लिए नेहरू जी ने शब्द दे दिए, इसे मान जाइए। तो क्या नेहरू के हर कृत्य को हम मान लें? ये जान लीजिए, कोई भी व्यक्ति अपने आप में परफेक्ट नहीं होता है, कोई भी व्यक्ति अपने आप में संपूर्ण नहीं होता है। और संपूर्ण तो भगवान राम ही है। सिर्फ हम 16 कला से युक्त कोई व्यक्ति नहीं होता। हम किसी व्यक्ति के सभी बातों को मान लें और भारत के संविधान, भारत की संवेदनशीलता, भारत के लोगों की भावनाओं को भूल जाएं, ऐसा नहीं हो सकता है। और सरकार कब कैसे कानून बनाएगी? कानून बनाना एक स्थिर काम नहीं है। कोई कानून 1950 में नहीं बना तो आज नहीं बनेगा। अरे काले धन के खिलाफ कानून 1950 में यदि नहीं बन पाया और आज बनता तो कोई कहेगा तब नेहरू जी पर मुकदमा कीजिए, महात्मा गांधी पर मुकदमा कीजिए। ये कुतर्क की लड़ाई है। मैं इतना ही जानना चाहता हूं, एक बात में, अंतिम बात। वंदे मातरम, महर्षि अरविंद, बिपिन चंद्र पाल, लोकमान्य तिलक, इन सब की राय क्या थी? क्या इन लाल बाल पाल से नेहरू महान थे?
क्या लाल बाल पाल से बड़े नेहरू थे? क्या भारत की समझ लाल बाल पाल की थी या नेहरू की थी? मैं नेहरू जी के स्वतंत्रता संग्राम में योगदान को प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में कार्य को कोई अवमूल्यन नहीं कर रहा हूं। जब भारत की विचार की बात आएगी, भारत के अभिप्राय की बात आएगी, आइडिया ऑफ इंडिया की बात आएगी, तो बिपिन चंद्र पाल का सोल ऑफ इंडिया, महर्षि अरविंद का वंदे मातरम अखबार में दिया गया, वंदे मातरम पर लिखे गए शब्द, और लाला लाजपत राय का वंदे मातरम जो उन्होंने पंजाब में शुरू किया वह अखबार, ये सब बातें विमर्श में आएंगी। कांग्रेस पार्टी ने पहले ही लाल बाल पाल को समाप्त कर दिया। एक और अंतिम, मीनाक्षी जी, इनसे पूछना चाहिए कांग्रेस के लोगों से जी, कि लोकमान्य तिलक ने गणेश महोत्सव और शिवाजी महोत्सव शुरू किया था। उसका एकमात्र उद्देश्य था कि लोगों को साम्राज्यवाद के खिलाफ एक जागृत करना। कांग्रेस पार्टी क्या शिवाजी महोत्सव, गणेश महोत्सव को सेकुलर मानती है या कॉम्युनल मानती है? तो यह इसलिए मैंने शुरू में कहा कि पूरी जो लड़ाई है एक गीत पर नहीं है, कुछ स्टैंजा पर नहीं है। भारत की जो अपनी मौलिकता है, जो मौलिकता हजारों वर्ष के इसके इतिहास को दिखाता है, उस मौलिकता के खिलाफ ही 1947 से जो भारत है, या अंग्रेजों के आने के बाद से जो भारत है, इस्लाम के आने के बाद से जो भारत है, उसमें भारत की मौलिकता खोज रहे हैं। हम भारत की मौलिकता वैदिक संस्कृति में, वैदिक युग में, प्री वैदिक एज में, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में हम भारत की मौलिकता खोज रहे हैं। हम विक्रमशिला और नालंदा विश्वविद्यालय में भारत की मौलिकता खोज रहे हैं। ये भारत की मौलिकता ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में खोज रहे हैं। ये बुनियादी अंतर है। इसी बुनियादी अंतर को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो एक बड़ी बात कही है, डीकोलोनाइजेशन ऑफ इंडियन माइंड, वो डीकोलोनाइजेशन ऑफ इंडियन माइंड, भारत के 80% लोग डीकोलोनाइज्ड हैं। सिर्फ कुछ चंद पढ़े लिखे लोग जो कांग्रेस और मार्क्सवादी विचारधारा में हैं, जिनको प्रधानमंत्री जी ने दिमाग से नक्सली कहा है, ऐसे लोगों के लिए डीकोलोनाइजेशन की बात प्रधानमंत्री जी ने कहा। मैं जानता हूं कि कांग्रेस पार्टी की प्रतिबद्धता आज यूरोप की संस्कृति, यूरोप के मस्तिष्क और यूरोप के विचार के प्रति है, और इसलिए भारतीय जनता पार्टी संघ ने जो निर्णय लिया है वह निर्णय पर हम अटल हैं। देश की पूरी जनता उसके साथ खड़ी है। बहुत बहुत शुक्रिया राकेश सिन्हा जी, इंडिया टीवी को समय देने के लिए और इतिहास तक इस चर्चा को पहुंचाने के लिए बहुत धन्यवाद।